सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया था और बिजनेस के बारे में बताया था। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया था ना कि अकाउंट क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। और आज की जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रोप्राइटर। स्पेलिंग में मेंशन करवा लीजिएगा, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है प्रोप्राइटर का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोप्राइटर के बारे में बात करें तो प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी। यहाँ पे लिखा भी है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह उस बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह बिजनेस का क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है, मालिक कहलाता है। जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, जो बिजनेस में पूंजी लगा रहा है, उसी को हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का प्रोप्राइटर है। और प्लस हानि और लाभ का भी जिम्मेदार वही। ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है अकाउंटिंग पीरियड। क्या दिया है? अकाउंटिंग पीरियड, समयावधि। कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वह अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर का डेट 1 अप्रैल 2023 से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2024 को हमारा बिजनेस एंड होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उसी को हम वन फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। इसमें हम करते क्या है? तो जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है तो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना। किस लिए करते हैं? किस लिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं? हाँ, अपने बिजनेस में ये पता करने के लिए कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये चीज की जानकारी करने के लिए हम 31 मार्च 2024 को एक स्टेटमेंट अपना तैयार करते हैं। वो भी तब बनाते हैं जब हमारा मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। एंडिंग डेट को हम बनाने का काम करते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वही बातें इसमें कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड समय होती है जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसे ही अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है या ईयर का भी हो सकता है। तो अगर सिंगल मंथ की बात करेंगे तो अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है ना, तो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड एक महीने अगर हम बोले तो एक अप्रैल महीने का भी हो सकता है। या क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, तो 3 महीने का एक बार भी हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून। अगर एक ईयर के बारे में बात बोला जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल से और 31 मार्च का जो समय होता है, 3 रूपों में हम आसानी तरीके से अपने बिजनेस का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। वो हमारा सिंगल मंथ भी होता है, 3 महीने पे एक बार भी उसकी जांच कर सकते हैं, और प्लस 1 साल में भी उसकी जांच कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया है कि लॉस की तरफ गया है। और मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में उतना ज्यादा पूंजी मैंने नहीं लगाया है और जो है अपने बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया, और एक बार हम डेट का इंतजार करें कि 31 मार्च आएगा, तब हम अपने बिजनेस का ये फाइनेंशियल कंडीशन पता करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया है कि लॉस की तरफ गया है। तो अगर जो व्यक्ति कम कैपिटल लगाता है, उसके पास ज्यादा कैपिटल की व्यवस्था नहीं होती है, और एक ईयर पे अगर वो निकालता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो लॉस देकर के वो क्या हो जाता है? घबरा जाता है कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का लॉस हुआ है, काश हम इस स्टेटमेंट को पहले तैयार कर लिए होते तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज कर लिए होते। तो अगर वो 1 महीने पे निकालेगा तो उसको आसानी तरीके से ये पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, वो सुधार सकता है। 3 महीने पे भी करेगा तो भी आसानी तरीके से सुधार सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास पूंजी ज्यादा मात्रा में होती है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च को ही वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए अगर वो 1 साल का इंतजार करेंगे तो उनका व्यापार हो सके कि लॉस में चला जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी जांच करने के लिए हम जो है अकाउंटिंग पीरियड को 1 महीना भी ले सकते हैं, 3 महीने पे एक बार भी उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, या 1 साल पे भी उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का समूह, खाता का समूह क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है।
किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई बिजनेस किया और आपके बिजनेस में 4 बिजनेसमैन और आकर के जुड़ गए। आपने जो है कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपके बिजनेस में 4 लोग और आकर के आपके बिजनेस में जुड़ गए। एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, मान के चलिए कि पुरना, एक बिजनेसमैन है मान के चलिए कि कस्या का, एक बिजनेसमैन है देवरिया का और एक बिजनेस है रामकोला का। 4 बिजनेसमैन आपके बिजनेस में आकर के जुड़ते हैं, तो चारों का आप क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट आप तैयार करेंगे। कि अगर पढ़ना ग्रुप वाला आएगा तो पढ़ना में हम उसका पूरा पूरा डिटेल भरेंगे, अगर रामकोला वाला आएगा तो रामकोला का पूरा पूरा रामकोला में डिटेल भरेंगे, अगर पढ़ना अगर आपका जो है देवरिया वाला आता है तो देवरिया का रिकॉर्ड देवरिया वाले अकाउंट में हम भरेंगे। तो सबका आप क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, सबके अकाउंट का अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ना से आ रहा है परचेज करने के लिए उसका आप डिटेल जो है रामकोला में चढ़ाएं, नहीं, उसका एक पढ़ना का भी चार्ट आप अकाउंट बनाएंगे ताकि पढ़ना के जितने भी व्यापारी आपसे परचेज करेंगे वो सारा का सारा उसका रेशियो आप जो है पढ़ना वाले में ही भरेंगे, उसका ग्रुप ही अलग हो जाएगा। कसिया का अलग ग्रुप हो जाएगा, कसिया से अगर कोई एम्प्लॉय आता है, कोई बिजनेसमैन आता है हमसे सामान परचेज करने के लिए तो उसको हम कसिया वाले में ही भरेंगे। देवरिया से आता है तो देवरिया वाले में ही भरेंगे। मतलब जो जिस अकाउंट का है, जो जिस जगह का है उसके नाम से हम एक अकाउंट बना लेंगे और उसी अकाउंट में हम क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल भरते जाएंगे। कब कितने रुपए का, जैसे क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे बिजनेस आपसे जो है, जो भी बिजनेसमैन आपसे जुड़े हैं सब कोई नगद ही सामान खरीद रहा हो सके कोई आपसे उधार भी खरीद रहा हो, तो उसको जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में तब तक आप उसको पैसे किससे मांगेंगे, कैसे पैसे मांगेंगे कि मैंने आपको इतना सामान बेचा है, उधार बेचा है कि नगद बेचा है। तो इसके लिए आपको जो है समूह की जरूरत होती है, कि ग्रुप की जरूरत होती है, वही चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाते हैं। आप बनाए रखेंगे तो अगर पढ़ना का आप देखना चाहते हैं कि पढ़ना में टोटल बकायेदार कितनी है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में केवल पढ़ना का सर्च करेंगे तो पढ़ना का पूरा लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा। अगर देवरिया का देखना चाहते हो देवरिया को ओपन करेंगे तो देवरिया का पूरा ग्रुप खुल जाएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट खुल जाएगा। तो ऐसे जब अलग अलग आप सबका अलग अलग तैयार करेंगे अकाउंट तो आपको मिलाने में आसानी रहेगा, मैचिंग करने में आसानी रहेगा अपने बिजनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलिए अगला पॉइंट आपका दिया है वो है आपका एंटिटी। क्या दिया है, एंटिटी। और एंटिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो लिखा भी है कि एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। एंटिटी के बारे में बात कर रहा है कि एंटिटी एक पर्सन का भी हो सकता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति, और पार्टनरशिप कोई बिजनेस का भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था का भी हो सकता है। जैसे अगर हम पर्सन के बारे में बात करें तो जैसे आप पर्सन में आप ये जान सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। जैसे कि मान के चलिए आप अपने इंस्टीट्यूट में अगर देख लीजिए तो एक व्यक्ति के नाम से हम ये पहचान सकते हैं कि सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा कौन टीचर पढ़ाते हैं अपने गायत्री इंस्टीट्यूट। उस टीचर के नाम के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि उनकी एंटिटी अच्छी है, उनका एक अस्तित्व है, उनका पढ़ाने का शैली बिल्कुल अलग है, तो एक पर्सन की एंटिटी हो गई। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही जैसे दिया हुआ है आपका दूसरा दिया है पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस का मतलब जैसे आपसे ये कहा जाए कि पूरे प्रोग्राम में सबसे बेहतर मिठाई का दुकान कौन सा, तो आप बताएंगे कि जैसे साइंस स्वीट्स है या गोपाल स्वीट्स है। आप उसके दुकान के नाम से जानते हैं ना, कि उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। प्रोप्राइटर का नाम किसी को पता है? नहीं पता, लेकिन पता है तो दुकान का नाम आपको पता है, कि इसलिए दुकान का नाम पता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर आपको मिलता है। उसका भी एक अलग क्या है, एंटिटी है, उसका भी एक अलग अस्तित्व है। वही अगर कहा जाए, अगर किसी नाम, अगर आपको नाम पता हो जाए, साइंस स्वीट्स के प्रोप्राइटर का नाम पता हो जाए तो कहेंगे कि फला दुकान पे चले जाइए, फला आदमी के पास दुकान है, वहां पे चले जाइए, आपको दुकान में आपको अच्छी मिठाई मिल जाएगी। वो समझ ही नहीं पाएगा कि दुकान का नाम क्या है, और वही दुकान का नाम बता देंगे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, आसानी तरीके से सामान परचेज कर लेगा। तो एक अलग ही बिजनेस की आपको एंटिटी मिल गई, मतलब एक बिजनेस का अलग एंटिटी दिया गया, आप आसानी तरीके से जाकर के वहां से आप जो है सामान को परचेज कर सकते हैं। तो बिजनेस की अलग एंटिटी हो गई और पर्सन की अलग एंटिटी हो गई। और तीसरी चीज आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था। सबसे बढ़िया संस्था कौन सा है जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है? अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट आप ले लीजिए, तो एक नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बेहतर दिया जाता है। किस मामले में? एजुकेशन के मामले में। एक ऑर्गेनाइजेशन का एंटिटी अलग। तो तीन रूपों में मैंने बताया, बिजनेस भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी अलग अलग अस्तित्व मौजूद है। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका एक लीगल और सेपरेट अस्तित्व मौजूद हो, मतलब एक लीगल व्यापारी हो,
और लीगल वर्क करता हो, इलीगल उसका व्यापार ना हो, लीगल व्यापार वो करता हो। और यहाँ पे लिखा भी है जिसका आपकी क्या हो, अस्तित्व हो। जैसे हम लोगों का भी तो एक अस्तित्व है, मान के चलिए हमारा क्या है, हमारा नाम भी है, हमारा एड्रेस भी है, हमारा मोबाइल नंबर भी है, हमारा पूरा डिटेल भी है, तो हमारा भी तो एक अस्तित्व है कि नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारे बिजनेस का भी एक अस्तित्व होता है, एक किसी पर्सन का भी अस्तित्व होता है, और प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अस्तित्व होता है, जो एक लीगल होता है, इलीगल नहीं होता है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा भी है कि जैसे आपका राजेश ज्वेलर्स हो गया, आपका वृद्धि ट्रेडर्स हो गया, ये सब एक प्रकार के हमारे क्या आते हैं, एंटिटी के बीच में आते हैं, इसको हम एंटिटी बोल सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन। क्या आता है, ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं, लेन देन। और यहाँ पे लिखा भी है ट्रांजेक्शन के बारे में कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन को ही ट्रांजेक्शन कहलाता है। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिसका क्या हो, कुछ वैल्यू भी हो। और कह रहा है कि जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व भी हो। मतलब आप ये समझिए कि दो या दो से मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही ट्रांजेक्शन संभव है। एक अगर खरीदने वाला है तो दूसरा बेचने वाला, एक अगर पाने वाला है तो दूसरा देने वाला, एक अगर प्राप्त करने वाला है तो दूसरा देने वाला। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों का इन्वॉल्व होना चाहिए, दो व्यक्ति हो या दो से अधिक, मतलब सिंगल लोगों में ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रांजेक्शन कहलाता है, और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स मतलब आप किसी गुड्स को खरीद रहे हैं, तो आप तो खरीदने वाले हो गए और दूसरा बेचने वाला हो। और सेकंड क्या लिखा है, रिसिप्ट ऑफ मनी, आप किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ मनी, आप पा रहे हैं, वो दे रहा है। अगला क्या लिखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि अपने सप्लायर को आप क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, और हमारे बिजनेस का सप्लायर होता कौन है, तो जिससे हम गुड्स को परचेज करते हैं वही हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है। जैसे आप लैपटॉप की अगर दुकान आपने किया है तो सिंपल सी बात है, अपने लैपटॉप कहीं से खरीद के ही लेके आया, तो उसको अगर आप उधार लेके आए तो क्या उसको आप पेमेंट देंगे ना, तो आप देने वाले हो गए, वो प्राप्त करने वाला हो गया, वो लेने वाला हो गया। तो एक दूसरे से ही हम ट्रांजेक्शन संभव होते हैं, मतलब हमेशा ये सामने वाले व्यक्तियों पे इफेक्ट डालता है कि दूसरा पाने वाला होगा तो पहला देने वाला। समझ में आ रहा है ना, तो वही पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब अपनी क्रेडिटर यानी कि सप्लायर को अगर हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो इन सबों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्या लिखा है, इसी में लिखा भी है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन या तो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। अब कैश ट्रांजेक्शन का मतलब नगद, आप नगद भी तो सामान खरीद सकते हैं, और क्रेडिट का मतलब उधार भी सामान खरीद सकते हैं। दोनों ही मामलों में आपको ट्रांजेक्शन ही बोला जाता है। अरे आप परचेज करने वाले हैं तो दूसरा आपका सेल करने वाला होगा, या आप उधार खरीदिए नगद खरीदिए, मतलब उससे नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच में ही इन्वॉल्व होता है, उसी को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब चलिए अगला क्या दिया है, एसेट्स दिया। और एसेट्स के बारे में मैंने भी कल आपको बताया था अकाउंट पढ़ाते समय। देखिए एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति होता है, जो हमारी व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसेट्स। और यहाँ पे एसेट्स में लिखा है कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने का काम करती है, वही हमारे लिए एसेट्स कहलाता है। और कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिससे मनी के रूप में मेजर किया जा सके, मनी के रूप में प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे भवन है, कंप्यूटर है, कैश है, ये सब एक प्रकार के आपके एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी होता है। अब एसेट्स भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसमें लिखा भी है कि एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है फिक्स एसेट्स और दूसरा आपका आता है करेंट एसेट्स। अब दोनों में आपको ये समझना है कि फिक्स एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम दोनों में अंतर नहीं समझेंगे तब तक हम इसके आधार पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे फिक्स के बारे में बात करें तो फिक्स का मतलब होता है लंबा समय तक चलने वाला, और करंट का मतलब होता है कुछ समय तक चलने वाला। तो जैसे फिक्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए
कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सके, वो हमारे लिए कौन सा एसेट्स कहलाता है? फिक्स एसेट्स कहलाता है। ऐसा एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड हो गया, लैंड का मतलब जमीन, और बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का मतलब भवन हो गया आपका। इसके बाद से कोई मशीनरी हो गया, कोई प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सर हो गया। क्या अगर हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या ये चीज हमारे बिजनेस में लंबे समय तक चलता है कि नहीं चलता? अगर कुछ खराबी होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? रिपेयरिंग करवा देते हैं। वो बातें समझ में आ रही है, लेकिन उसको हम क्या समझ करके खरीदते हैं कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम आएगा। अगर कोई मशीनरी भी बैठाते हैं तो अपने बिजनेस में लंबे समय तक काम करेगा, इसलिए हम अपने प्लांट में और अपनी मशीनरी को अपने बिजनेस में लगवाते हैं। सेम उसी तरीके से क्या दिया है, जैसे बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग भी बनवाते हैं तो लंबे समय तक के लिए बनवाते हैं, कोई जमीन भी खरीदते हैं वो भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स ही आता है। तो ये सब हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स होता है जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग में लाए, इसको हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद से अगला क्या लिखा है? करंट एसेट्स। अब करंट क्या होता है? लिखा भी है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे कि डेबिटर हो गया, कस्टमर, स्टॉक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया आदि। और कह रहा है कि इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। इसका बैलेंस निर्धारित नहीं होता है, इसका बैलेंस अस्थायी नहीं होता है। जैसे बैंक बैलेंस एक एग्जांपल दिया है ना, आपके बैंक में अगर 10,000 रुपया है, अगर आप किसी को पेमेंट कर देंगे तो 10,000 से घट करके 0 पे आ जाएगा। सही है कि गलत है? और मान के चलिए अगर कहीं से पेमेंट मंगाने वाले हैं तो किसी समय ऐसा पेमेंट आप मंगा देंगे तो आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया भी हो जाए, तो वो बैलेंस हमारा निर्धारित नहीं रहता है कि हमारे अकाउंट में इतना ही बैलेंस से बचे रहेंगे, क्योंकि वो बैलेंस आपका घटता बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसी बैलेंस से आप अपनी बिजनेस को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो बैलेंस हमारे पास अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया है तो पूरे 2 साल तक हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया रहेगा। हो सके कि आपके अकाउंट में 0 रुपया भी हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कैश है, आज आपके बिजनेस में कैश 10,000 रुपया है, कल हो सके कि आपके 10 रुपये भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हमारा घटता बढ़ता रहता है। सेम उसी तरीके से दिया हुआ है दूसरा, जैसे यहाँ पे दिया है गैस हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कोई बिल रिसीव कर रहे हो। स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो अभी आपने स्टॉक में रखा है 10 मटेरियल, 10 सामान आपने रखा है, 10 प्रोडक्ट रखा है। हो सके कि कस्टमर को आप बेचने लगे तो मात्र एक ही प्रोडक्ट बचे, तो ये हमारे बिजनेस में स्टेबल नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। हो सके कि आपका स्टॉक इतना ज्यादा हो जाएगा, हो सके कि आपका स्टॉक बहुत ज्यादा कम भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस जैसे जैसे चलेगा। अब क्या अगर हमारे बिजनेस में अगर क्वांटिटी में अगर 10 स्टॉक रखा हुआ है तो क्या कोई कस्टमर आएगा तो हम उसको नहीं बेचेंगे? बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बेचेंगे तो कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो जब कम होगा तो पहले मैंने कितना रखा था और कम होता गया तो हो सके कि एक भी ना बचे, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। ये स्टॉक होता है। और देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा भी है अगला ऑप्शन, ये है जैसे डेबिटर, जैसे कोई कस्टमर हो गया, कस्टमर भी आपका अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, यहाँ से भी सामान खरीद सकता है, वहां से भी सामान खरीद सकता है। अब इसके बाद से क्या आता है, कह रहे कि इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसको फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगला क्या आता है, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज को बोला जाता है कर्ज। लायबिलिटीज को बोला जाता है कर्ज, जिसको मतलब जिसको हम बोल सकते हैं दायित्व के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटी का रहता है। जैसे कि आपने 10,000 रुपया किसी से उधार ले लिया, तो क्या उसका आपको समय मिला होगा ना कि 2 महीने बाद आप उस पैसे को रिटर्न करिएगा, तो उतना पैसा आपके ऊपर लायबिलिटी है जब तक कि आप उसको पेड नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद से यहाँ पे बिजनेस के बारे में दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 10,000 रुपए का क्या किया, पूंजी लगाया, और आपने सप्लायर से आप सामान खरीदने गए, सामान को परचेज आपने किया और 10,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिया और आपके जेब में मात्र 5,000 रुपया है। अपने सप्लायर से बोलें कि ऐसा है कि 5,000 रुपया ले लीजिए और 5,000 रुपया हम फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको दे देंगे। तो वो 5,000 रुपया आपके ऊपर बकाया है, जिसको हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। वो पैसा आपको देना ही देना है, जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो लायबिलिटी आपका हटेगा नहीं, वो पैसा आपके ऊपर कर्ज के रूप में है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा। क्रेडिटर कौन है?
तो वो हमारा सप्लायर है, जिससे हम सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, जिससे हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो हमारे लिए सप्लायर हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। और कह रहा है कि उधार का पैसा, उधार सामान का पैसा, मतलब 10,000 रुपये का आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आपने 5,000 रुपया तो दिया, लेकिन 5,000 उसका बकाया है कि नहीं है, उधार है कि नहीं है, और वही उधार का पैसा आपको देना भी देना है, उसको हम लायबिलिटी बोल सकते हैं। और अगला क्या दिखा है, कह रहा है कि बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। हाँ, अगर आप बैंक से लोन ले लेंगे 10 लाख 5 लाख, क्या उस बैलेंस को आप भरेंगे नहीं, तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी, वो आपके ऊपर कर्ज है, क्योंकि जब तक वो पैसा आप भरेंगे नहीं तब तक आपका वो लायबिलिटी खत्म नहीं होता, उसको हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है कैपिटल। कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और पूंजी लगाता कौन, मालिक लगाता है, प्रोप्राइटर लगाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। कोई भी आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि आपको कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, और वही जब कैपिटल आप लगाएंगे, और वो कैपिटल लगाता कौन है, प्रोप्राइटर लगाता है, बिजनेस का मालिक लगाता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस वो प्रारंभ कर रहा है, बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है, उसी जो पैसे इन्वेस्टमेंट करता है उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, यानी कि जब अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमारा जो कैपिटल होता है वो बढ़ता है। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगर हमारे कैपिटल में प्रॉफिट होता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और वही जब बिजनेस में लॉस होगा तो हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है। जब लॉस होगा तो इंक्रीज कैसे होगा, जब लॉस होगा तो डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज होगा। बस दोनों में ये समझना है कि अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो हमारा कैपिटल डिक्रीज हो रहा होता है, अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है। अब चलिए, अब इनकम क्या होता है, इनकम का मतलब होता है आमदनी, जिसको हम बोल सकते हैं आय। और रेवेन्यू भी लिखा हुआ है ना, बिजनेस की रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी मतलब इनकम ही होता है। आप या तो इनकम बोलिए या तो आप रेवेन्यू बोलिए, बात दोनों का सेम है, ये सिनोनिम्स है इनकम के। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। मतलब आपने कितना रुपया कमाया और आपने कितना रुपया खर्चा कर दिया, शेष जो बैलेंस बचेगा वही आपका क्या है, इनकम। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ये दोनों का मैचिंग होना भी जरूरी है कि कितना रुपया आपने कमाया और कितना रुपया आपने खर्चा कर, शेष जो बचेगा वही आपका इनकम है। अगर प्लस में आता है तो इनकम है और माइनस में आता है तो एक्सपेंस। अरे आपने कमाया 100 रुपया और खर्चा कर दिया 110 रुपया, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से आता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का हिंदी होता है व्यय, खर्च। एक्सपेंडिचर का हिंदी होता है खर्च, और वो खर्च किसके लिए, तो व्यापार के मालिक के लिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप छोटा छोटा जो रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बताऊं, जैसे कि आपने ये सोचा कि हमको बैग की बिजनेस करना, हमको बैग तैयार करना है और बैग को हमको क्या करना है, सेल करना, व्यापारियों को सेल करना। तो एक बैग को बनाने के लिए, अब चूंकि एक तो बैग आप बनाएंगे नहीं, उसके लिए क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास लेबर भी होना चाहिए, उसके लिए आपके पास मशीन भी होना चाहिए, प्लस बैग बनाएंगे तो बैग का कपड़ा होना चाहिए, और प्लस बैग का चैन भी होना चाहिए, प्लस बैग का धागा भी होना चाहिए। ये तीनों जो भी आसान आप खरीदेंगे तो बिना पैसे का मिलेगा क्या, तो वो रॉ मटेरियल एक बैग के बनने में आप क्या क्या मटेरियल खर्चा मतलब खरीद रहे हैं, बैग का कपड़ा आप खरीद रहे हैं, और प्लस चैन आप खरीद रहे हैं, प्लस उसकी धागा खरीद रहे हैं, वो सब हमारे रॉ मटेरियल लगते हैं, उसी को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं।
उस मटेरियल को खरीदने के लिए जो आप पैसा लगा रहे हैं उसी पैसे को हम एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। वो भी एक प्रकार का खर्च है, लेकिन उसको एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यापार में जब तक वो खर्च करेंगे नहीं तब तक आपका कोई मटेरियल तैयार नहीं होगा। जब तक कोई सामान तैयार नहीं होगा तब तक आप व्यवसाय क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे गुड्स की सेल सर्विस में होने वाला खर्च, अब जैसे कि अगर आप 100 पीस बैग आप बनवा लिए लेबर को रख करके, मशीन वगैरह पूरा लगवा करके, तो 100 पीस बैग अगर किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो बैग आप वहां पे सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सेल करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसके लिए गाड़ी मंगवाएंगे, गाड़ी पे उसको लोड करवाएंगे, वहां तक भिजवाएंगे, फ्री में चला जाएगा, उसका भाड़ा लगेगा, उसका तेल लगेगा। तो ये सब खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं उसी खर्चे को एक्सपेंडिचर बोला जाता है, व्यय बोला जाता है अपनी अकाउंटिंग के नाम, क्योंकि वो पॉसिबल है खर्चा। क्योंकि जब तक उतना खर्चा आप नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो करबे नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का लेवल होता है, वो खर्चा आपको करना ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट। अब बताइए, अगर आपके जो है कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो फ्री में काम करेंगे, उनको सही देना पड़ेगा ना, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर में ही आएगा। इसके बाद से आता है ऑफिस एक्सपेंस। उसका आपने एक ऑफिस बनाया, उसमें जो एक्सपेंस हो रहा है आपका, वो सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं किसमें? एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। अब चलिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। अगर 120 रुपए का मैंने कोई सामान बेचा है तो क्या 120 रुपए हमको प्रॉफिट ही हो जाएगा? उसमें क्या क्या है? जैसे उसमें आपने 120 रुपए का जो प्रोडक्ट आपने सेल किया है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदने समय आपने उसको भाड़ा दिया होगा। अब एक ही प्रोडक्ट तो आप खरीद नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट आप खरीदे होंगे, उसका आपने भाड़ा दिया होगा, उसका आपने मजदूरी दिया होगा, तमाम प्रकार के उसमें एक्सपेंस जुड़ जाते हैं। तो हम प्रॉफिट 120 रुपया नहीं बोल सकते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि हमारा जो क्या होता है, जो हमारा रेवेन्यू का टोटल हमारा अमाउंट होता है, वो ओवरऑल एक्सपेंस के जितने भी, मतलब कह रहा है कि हमारे रेवेन्यू का अमाउंट एक्सपेंस के अमाउंट से जितना हमारा मतलब बचता है, उसी को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। मतलब कितने रुपए मैंने कमाया था और प्लस कितना रुपया मैंने खर्चा कर दिया था उस प्रोडक्ट को पाने के लिए। मान के चलिए कि 120 रुपए में अगर मैंने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ किसी से, तो आप ये सोचिए कि जब तक उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेचिए। तो 120 रुपए के प्रोडक्ट आप बेचने के लिए सोचिए कि आपने उसमें एक्सपेंस कितना कितना रुपया किया, तो कितने रुपए आप इनकम हो रही है और प्लस कितने रुपए आपने एक्सपेंस कर दिया, जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। 120 में आप ये नहीं बोल सकते कि 120 रुपया ही प्रॉफिट होगा, हो सके कि 10 या 20 रुपया ही आपका प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि उसमें ओवरऑल आपका बहुत सारा एक्सपेंस भी लगा हुआ है, उस प्रोडक्ट को खरीदने में बहुत सारा एक्सपेंस भी लगा हुआ है। तो पूरा एक्सपेंस जोड़ करके तब तो आप देखेंगे कि हमारी कितनी प्रॉफिट हो रही है। अगला क्या आता है? लॉस, सॉरी गेन आता है। गेन आता है। देखिए गेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना। जैसे लिखा भी है, कह रहा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी, कह रहा है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट ही गेन कहलाते हैं। किसी सिंगल ट्रांजेक्शन से अगर हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम गेन बोल सकते हैं। किसी एक ट्रांजेक्शन से जो हमको प्राप्त हो रहा है प्रॉफिट, उसी को हम गेन बोलते हैं। और लिखा भी है जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, जैसे कोई फिक्स एसेट्स आप सेल कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आपने जमीन खरीदा 10,000 रुपए और अचानक से आपने बेच दिया 50,000 रुपए, वो हमको गेन बोल सकते हैं। आकस्मिक प्राप्त होता है ना, जैसे कि मान के चलिए कि फिक्स एसेट्स का ही नाम दिया है। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स की बात हम कहें तो उसकी कीमत तत्काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमको आकस्मिक प्राप्त होता है, इमीडिएटली प्राप्त होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा वो गेन है। विनिंग ऑफ कोर्ट केस, कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, आप जीत गए, उसको भी हम गेन बोल सकते हैं। इसके बाद से आता है क्या? एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट से एप्रिसिएशन हो रहा हो, मूल्यह्रास हो रहा हो। अब अगला क्या दिया है? लॉस। लॉस भी संबंधित है, लॉस का मतलब होता है हानि, और हानि को हम कैसे समझेंगे? तो कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही हमारे बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। मतलब कमाया आपने 10 रुपया और खर्चा कर दिया आपने 20 रुपये, इनकम होगा? लॉस ही होगा, उसको हानि ही बोल सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा, उसको लॉस ही बोल सकते हैं। कमाया आपने 10 रुपया
और खर्चा कर दिया आपने 15 रुपया, तो 5 रुपया आपका लॉस में चला गया, ठीक है ना। अगर कमाया आपने 10 रुपया, खर्चा किया 5 रुपया, तो 5 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें एक और ऑप्शन, इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है, देखिए डिस्काउंट दिया है, बस डिस्काउंट तक हम बता दे रहे हैं आपको। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। और देखिए कह रहा है कि किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, छूट या कटौती, ये डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पे लिखा भी है, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है 25 रुपए का और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं 15 रुपया में दे दीजिए, तो शेष जो पैसा आपका माइनस हो रहा है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि वो पैसे की मतलब उस सामान का कीमत कुछ और था, लेकिन उसमें से मैंने कुछ कटौती करवा लिया, कुछ छूट करवा लिया, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। और लिखा भी है कि डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड संबंधित है किससे? बिजनेस से। यानी कि ट्रेड जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। और कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है। और डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। जैसे कोई गुड्स का उत्पादन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो वो डिस्काउंट देता है किसको? होलसेलर। होलसेलर डिस्काउंट देता है किसको? रिटेलर। तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोल सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है। और उसे डिस्काउंट का मेन मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो सेल को प्रमोट करना, सेल को बढ़ावा देना। जब तक वो डिस्काउंट मिलेगा नहीं तब तक सेल्स हमारा आगे नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है। तो मेन उसका मकसद ये होता है कि जब वो डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा सेल्स प्रमोट होता है, सेल्स हमारा बढ़ता है। और एक फिक्स परसेंटेज पे होता है। अब ये नहीं कि मनमानी आप डिस्काउंट देते जाइए तो पता ही चलेगा कि बिजनेस आपका लॉस में चला जाए। एक फिक्स परसेंटेज पे होता है कि अगर 10% निर्धारित किया गया तो 10% के रेशियो से सब किसी को चलना है। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए और फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए हम इस डिस्काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का फीस बाकी है 13,500 रुपये। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का 13,500 रुपया फी बाकी है और वो जमा कर ही नहीं रहा, और वो हमसे पूछा कि सर हमारा फीस 13,500 बाकी है, सर अगर आप कुछ डिस्काउंट कर देते तो हम फीस एक ही बार में आपको जमा कर देते। तो हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है तुम्हारे फी में हम 10% डिस्काउंट कर दे रहे हैं और ला के जमा कर देते। तो एक साल का फीस पहले टाइम से जमा भी हो गया और प्लस उसके लिए कुछ छूट भी होगी। उसको हम कैसे डिस्काउंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके फी में कुछ डिस्काउंट भी मैंने कर दिया 10% का, और फी हमारा जो एक साल में जमा होना था वो पहले ही कलेक्शन हो चुका, उसको हम कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। तो यही तक आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, शेष हम लोग कल से पढ़ा जाएगा वाउचर्स में, ठीक है।